गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के टॉपिक निरस्त्रीकरण के तहत हम सॉल्ट, स्टार्ट और सीटीपीटी के बारे में अध्ययन करेंगे। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं, इन्हें नवंबर 1969 में सामरिक शस्त्रास्त्रों को सीमित करने के मसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में वार्ता शुरू हुई। हेलसिंकी वार्ता के साथ साथ वियना में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक शस्त्रास्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ये शुरू हुई थी। 22 मई 1972 को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन जब मॉस्को गए तो वहाँ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दो महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिनका संबंध विभिन्न प्रकार के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों पर रोक लगाने से था। इन समझौतों के पक्ष में यह कहा गया कि इनमें शस्त्रों की होड़ में कमी आएगी और परमाणु युद्ध को रोकने में सहायता मिलेगी। वास्तव में इन समझौतों के पीछे सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का यह स्वार्थ निहित था कि इनकी आपसी शस्त्रों की होड़ पर होने वाले निरर्थक व्यय को रोका जाए। 3 जुलाई 1974 को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 10 वर्षीय आणविक आयुध परिसीमन समझौता हुआ, जिसे 31 मार्च 1976 से लागू किया जाना निश्चित किया। समझौते के अनुसार दोनों ने 150 किलो टन से अधिक के भूमिगत आणविक परीक्षणों को रोकने तथा प्रक्षेपास्त्रों पर नई सीमा लगाने का निश्चय प्रकट किया। यह निश्चित किया गया कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किए गए विस्फोट इस आंशिक प्रतिबंध व्यवस्था की परिधि में नहीं आएंगे। नए समझौतों के अंतर्गत दोनों पक्ष अपनी अपनी प्रक्षेपास्त्र व्यवस्था को 3 अक्टूबर 1977 से 2 अक्टूबर 1978 के बीच एक बार और उसके उपरांत 5 वर्ष में एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकेंगे। यह कार्य परस्पर सूचना के आदान प्रदान के अंतर्गत ही किया जा सकेगा, लेकिन परमाणु परीक्षण के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए इतनी ही संधि काफ़ी नहीं थी। अतः जून 1976 में एक नई धारा जोड़कर इस संधि को अधिक लाभकारी बना दिया गया। अब दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि परमाणु स्थल पर परीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद सॉल्ट 2 समझौता हुआ 1979 में। 1979 में अमेरिका और सोवियत संघ ने सॉल्ट 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इस संधि का दोनों देशों की संसदों द्वारा अनुमोदन होना था। अमेरिकी कांग्रेस इस पर विचार कर ही रही थी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो गया। राष्ट्रपति कार्टर ने इस हस्तक्षेप के विरोध में सॉल्ट 2 के अनुमोदन को स्थगित करा दिया और इस प्रकार एक गतिरोध की स्थिति आ गई। 28 नवंबर 1980 को अमेरिका द्वारा सोवियत संघ से सॉल्ट 2 पर नवीन वार्ता का प्रस्ताव किया गया ताकि इस संधि का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। इसके बाद है मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि, जो कि 8 दिसंबर 1987 को की गई। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने 8 दिसंबर 1987 को ऐतिहासिक मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि INF संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि में दोनों देश मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने पर सहमत हो गए। इस संधि से कुल मिलाकर 1139 परमाणु हथियार नष्ट किए जाने हैं। इन हथियारों की मारक क्षमता 50 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर की है। संधि के अनुसार सोवियत संघ के LS-12, SS-20,
SS-23 प्रक्षेपास्त्रों और अमेरिका के पर्शिंग 1 और पर्शिंग 2 और भू प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट किया जाना तय हुआ। एक अन्य समझौते के अंतर्गत दोनों देश अपने यहाँ परमाणु परीक्षणों की क्षमता की जांच के लिए एक दूसरे को निरीक्षण की सुविधा देंगे। यह संधि आणविक निशस्त्रीकरण की दिशा में पहला कदम है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शस्त्र नियंत्रण की भाषा का स्थान शस्त्र कटौती ने ले लिया। सामरिक हथियारों में कटौती की ऐतिहासिक स्टार्ट प्रथम संधि 31 जुलाई 1991 को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के शिखर सम्मेलन में सामरिक हथियारों में कटौती की ऐतिहासिक स्टार्ट 1 संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि की शर्तों के अनुसार दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु शस्त्रों की स्वेच्छा से 30% कटौती करने पर सहमत हो गई। यह संधि पहला बड़ा औपचारिक समझौता है जिसके माध्यम से सर्वाधिक खतरनाक एवं विनाशकारी शस्त्रों में इतनी कटौती के लिए स्वेच्छा से सहमति हुई। अमेरिका द्वारा सामरिक हथियारों में भारी कटौती की घोषणा 28 सितंबर 1991 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि अमेरिका अपने सामरिक परमाणु हथियारों में एक तरफा भारी कटौती करेगा। राष्ट्रपति के अनुसार उन्होंने स्वेच्छा से यह फैसला किया है ताकि विश्व को परमाणु युग में इतनी बेहतर स्थिति प्रदान की जा सके जितनी पहले कभी नहीं रही। एक पक्षीय निरस्त्रीकरण की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहली, यूरोप और विश्व में कहीं भी विद्यमान अमेरिका के कम दूरी तक मारे जाने वाले सभी सामरिक परमाणु हथियारों को समाप्त करना। दूसरा, जहाज़ों और पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली सभी समुद्री परमाणु मिसाइलों की समाप्ति। तीसरा, सभी अमेरिकी युद्धक बम वर्षकों को 24 घंटे चौकसी की हालत में न रखने का फैसला। चौथा, लंबी दूरी तक मार करने वाले सभी B-52 और अन्य बम वर्षकों को निष्क्रिय हालत में रखना। पांचवा, स्टार्ट संधि के अंतर्गत जिन हथियारों को निष्क्रिय करने पर सहमति हुई थी उन्हें निर्धारित अवधि से पहले ही नष्ट करने का फैसला। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने बुश की पहल को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान बताया। सोवियत संघ द्वारा परमाणु शस्त्रों में कमी करने पर सहमति। अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने सितंबर 1991 में कम दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने की घोषणा की थी। इसी के प्रत्युत्तर में सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने देश के परमाणु हथियारों में भी कमी करने की घोषणा की। गोर्बाचोव ने कहा कि सोवियत संघ 1 वर्ष के लिए परमाणु परीक्षण भी बंद करेगा। गोर्बाचोव ने निम्नलिखित प्रस्तावों पर सहमति प्रकट की। पहली है, जंगी जहाज़ों और बहुउद्देशीय पनडुब्बियों से सभी सामरिक हथियारों को हटा लिया जाएगा। दूसरा, भारी बम वर्षकों की तैयारी की स्थिति से हटा लिया जाएगा और उनके परमाणु हथियारों का भंडारण भी कम कर दिया जाएगा। तीसरा, सोवियत संघ के छोटे आकार के सचल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों को सक्रिय नहीं किया जाएगा। चौथा, सामरिक महत्व के आक्रामक हथियारों में और कटौती की जाएगी। सोवियत संघ की इस घोषणा का अमेरिका ने स्वागत किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने इसे एक रचनात्मक कदम बताया। इसके बाद मॉस्को में ऐतिहासिक स्टार्ट 2 की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। 3 जनवरी 1993 को अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भव्य क्रेमलिन पैलेस, जो कि मॉस्को में है, इसमें ऐतिहासिक संधि स्टार्ट 2 पर हस्ताक्षर किए। स्टार्ट 2 परमाणु हथियारों में कटौती संबंधी पहली संधि का अगला चरण है, जिस पर जुलाई 1991 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और तत्कालिक सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर किए। स्टार्ट 2, जिसे राष्ट्रपति येल्त्सिन ने शताब्दी की संधि कहा है, इसका उद्देश्य दोनों देशों के परमाणु हथियारों में 2/3 कटौती करना है, यानी वर्तमान में लगभग 20,000 को कम करके 6,500 रखना। अमेरिका के 3,500 और रूस के 3,000। इस प्रकार अमेरिका के शस्त्रागार में परमाणु हथियारों की संख्या उतनी ही रह जाएगी जितनी 1960 में थी और रूसी हथियारों की संख्या उतनी रह जाएगी जितनी 1970 में थी।
स्टार्ट 2 पर हस्ताक्षर होना अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण की दिशा में स्मरणीय घटना है। इसका महत्व और क्षेत्र स्टार्ट 1 तथा सुप्रसिद्ध INF संधि से भी अधिक व्यापक है। इसके बाद अमेरिका और रूस के मध्य एक नई स्टार्ट संधि हुई। अमेरिका व तत्कालीन सोवियत संघ में संपन्न 31 जुलाई 1991 की स्टार्ट संधि 9 दिसंबर 2009 को समाप्त हो गई थी। स्टार्ट फर्स्ट के स्थान पर एक नई स्टार्ट संधि पर अमेरिका व रूस के बीच चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 8 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षर किए। अमेरिकी सीनेट व रूसी फेडरेशन काउंसिल के अनुमोदन के बाद दोनों देशों द्वारा दस्तावेज का आदान प्रदान के पश्चात यह संधि प्रभावी होगी। मूलतः 10 वर्ष के लिए की गई इस संधि का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। नई स्टार्ट संधि में दोनों देशों ने 7 वर्षों में अपनी परमाणु हथियारों की संख्या में 1/3 तक कटौती करने तथा उन्हें ले जाने वाले पनडुब्बियों, मिसाइलों, बम वर्षकों की संख्या में आधी से अधिक कटौती करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ऑपरेशन डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉर हेड्स की संख्या को घटाकर 1550 तक सीमित करने के लिए दोनों ही पक्ष सहमत हुए हैं। अब हम व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि CTBT के बारे में पढ़ते हैं। CTBT अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि या समझौता है, जिसका 1993 में भारत अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था। लेकिन 1995 में उसने यह कहते हुए कि यह संधि सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। अगस्त 1996 में जेनेवा में इस विवादास्पद संधि के मसौदे पर विचार चलता रहा। इस बहुचर्चित संधि में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने और इस पर अमल की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था है। भारत ने CTBT के प्रस्तावित मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रस्तावित मसौदे में परमाणु निरस्त्रीकरण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। भारत का दूसरा विरोध यह था कि यह संधि बहुत ही संकीर्ण है और यह केवल नए विस्फोट को रोकने की बात करती है, पर नई तकनीकी विकास, नए परमाणु शस्त्रों के विषय पर यह चुप है। संधि का स्वरूप परमाणु राष्ट्रों की तकनीकी उपलब्धता को बरकरार रखता है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए अधिक है, न कि संपूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए है। इस संधि पर 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए थे और अब तक कुल 184 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ किताब में 154 लिखा है, आप इसे अब तक 184 पढ़ेंगे। इनमें से 45 ने इसका विधिवत अनुमोदन भी कर दिया, किंतु संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के उन सभी 44 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की जाना आवश्यक है जिनके पास परमाणु शस्त्र अथवा परमाणु विद्युत संयंत्र अथवा परमाणु क्षमता उपलब्ध है। विविध परमाणु क्षमताओं वाले इन 44 राष्ट्रों में से अभी तक 26 ने ही इस संधि पर अनुमोदन किया है, जबकि 3 देशों भारत, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। परमाणु शक्ति के रूप में घोषित 5 राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने यद्यपि CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, किंतु इनमें से केवल ब्रिटेन व फ्रांस ने ही संधि की पुष्टि की है। CTBT के भविष्य को एक बड़ा झटका अक्टूबर 1999 में उस समय लगा जब रिपब्लिकन के वर्चस्व वाली अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया था। 100 सदस्यों वाली सीनेट ने इसकी पुष्टि करते हुए मतदान में इसे 48 के मुकाबले 51 मतों से अस्वीकार कर दिया था। CTBT कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 अक्टूबर के बीच 1999 में वियना में किया गया। इस सम्मेलन में 92 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सम्मेलन का आयोजन संधि के उस प्रावधान के तहत किया गया था जिसमें कहा गया है कि संधि को हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर यदि विविध परमाणु क्षमता वाले सभी 44 राष्ट्र द्वारा इस संधि का अनुमोदन नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष सम्मेलन में आगे की कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा। 3 दिन तक चले सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान व कोरिया ने संधि पर हस्ताक्षर करने व उसका अनुमोदन करने की अपील की गई ताकि संधि को लागू किया जा सके। वर्तमान में भी इन तीनों राष्ट्रों ने इस संधि का न तो अनुमोदन किया है और न ही हस्ताक्षर किया है।